नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। आज का विचार, जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के इच्छुक विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से 2 जुलाई से आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एडमिशन के लिए अलग से लिंक बनाया गया है, जिस पर 2 जुलाई से विद्यार्थी लॉग ऑन करके वह पूरी दाखिला प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020-21 में दाखिले के लिए एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है। जो विद्यार्थी हरियाणा के A+ विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन 2 जुलाई से कर सकेंगे। टमाटर के बढ़ते दाम के कारण किसानों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। कुछ किसान बढ़ते दाम को लेकर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ फसल खराब होने के कारण मायूस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि टमाटर के दामों में उछाल का खेल काफी दिनों से चल रहा है। शुरुआत से ही कम दाम पर बिक रहा टमाटर का रेट अब 250 से 300 रुपए प्रति कैरेट पर पहुंच गया है, जबकि अब तक यह केवल 30 से 80 रुपए तक बिक रहा था। कम दाम मिलने से किसानों में भारी निराशा देखने को मिल रही थी। कुछ किसानों ने तो फसल में पानी देना ही छोड़ दिया था, तो कुछ ने खेत में खड़ी फसल की बहाई कराकर धान के लिए खेत तैयार कर लिया था। ऐसे किसानों को अब पछताना पड़ रहा है जिन्होंने खुद अपने हाथ से अपनी फसल उजाड़ दी थी। वहीं जिन किसानों ने टमाटर की पौध लगाई थी या फिर अभी जिन किसानों के खेत में फसल खड़ी हुई है, वह किसान अब टमाटर के अच्छे दाम ले रहे हैं। कोविड-19 पूरे विश्व में हाहाकार मचा रहा है और इससे लाखों मौत हो चुकी हैं। ज्यादातर हॉस्पिटल कोविड-19 से शिकार मरीजों से भरे पड़े हैं। आमजन में डर का माहौल है, लेकिन सोनीपत के शास्त्री कॉलोनी के रहने वाले एक परिवार के 9 सदस्यों ने घर में रहकर ही इस वायरस को 8 लोगों ने घर में रहकर मात दे डाली। हालांकि अभी एक शख्स की रिपोर्ट आना बाकी है। होम आइसोलेशन के कुछ नियम और कानून है जिसको आपको मानना होगा, तभी आपको घर में ही आइसोलेशन किया जाएगा। पहला नियम, आपको कोई लक्षण नहीं होने चाहिए। कोविड-19 पॉजिटिव मरीज का कमरा, टॉयलेट सब अलग होना चाहिए। सुबह और शाम मरीज के लिए तैनात नोडल अधिकारी की रिपोर्ट करनी होगी। आरोग्य सेतु ऐप हमेशा चालू रखनी होगी। कोरोना संकट के कारण लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट चुके हैं। इन्हें रोजगार देने के मकसद से मोदी सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का फैसला किया। 20 जून को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिशन की शुरुआत बिहार से करेंगे। उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने पूरे देश में 116 जिलों की पहचान की है जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर वापस हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में घर लौटे हैं। उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाना हमारी पहली प्राथमिकता है। बता दें कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज में भी इसी साल समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,01,000 करोड़ कर दिया है। इन लोगों को रोजगार देने के मकसद से गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 125 दिनों के लिए लागू किया जाएगा। इसमें सरकार की 25 स्कीमें शामिल की जाएंगी। प्रवासी मजदूरों की मदद से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम फिलहाल टल गया है, जबकि यह फैसला भारत चीन सीमा पर तनाव के चलते श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लिया है। यही नहीं, ट्रस्ट ने सीमा पर शहीद हुए वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि देते हुए परमात्मा से सभी वीर शहीदों को अपने निज धाम में निवास देने की प्रार्थना भी की है। साथ ही दुखी परिजनों को धैर्य व शक्ति प्रदान करने की भी प्रार्थना की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और विहिप नेता चंपत राय ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा हम सबके लिए सर्वोपरि है। 2 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का काम फिलहाल शुभारंभ नहीं होगा, जबकि निर्माण काल की तिथि देश काल की परिस्थिति को देखकर घोषित होगी। आपको बता दें कि कल यानी 18 जून को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेने का कार्यक्रम तय था, जबकि ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाने वाली संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट बुधवार से शुरू कर दी है। ट्रस्ट की वेबसाइट का शुभारंभ प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किया। इस वेबसाइट में ट्रस्ट के गठन से लेकर राम मंदिर निर्माण की प्रगति का पूरा ब्यौरा अपलोड किया गया है। यही नहीं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भक्तों को नई सौगात देने की तैयारी में भी है। रामलला की आरती का श्रद्धालु अब घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शन कर सकेंगे।
दिल्ली वासियों को अगले हफ्ते से चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा मिल सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने कहा है कि इस बार मानसून राष्ट्रीय राजधानी में थोड़ा पहले दस्तक दे देगा। विभाग के मुताबिक दिल्ली में मानसून के अगले 3-4 दिनों यानी 22 से 23 जून तक दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई गई है। अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भारी मानसून बारिश जारी रहने की उम्मीद है। वहीं बात करें पूर्वोत्तर भारत, गंगे पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों और उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों, झारखंड, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं बात करें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना में तो 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी बंगाल, राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है। इससे पहले राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में हीटवेव का प्रचंड प्रकोप जारी रहेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। 192 वोटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े। यहां भारत को भारी समर्थन देते हुए 2021-22 तक के लिए UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है। आपको बताता चलें कि UNSC है क्या। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से UNSC एक है। इसका मुख्य कार्य विश्व भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों को जोड़ना और इसके चार्टर में बदलाव से काम भी सुरक्षा परिषद के काम का हिस्सा है। परिषद की अन्य जिम्मेदारियों की मैं बात करें तो दुनिया भर के देशों में शांति मिशन भी भेजना इसी का काम है। इसके अलावा अगर दुनिया के किसी हिस्से में मिलिट्री एक्शन की जरूरत होती है तो सुरक्षा परिषद रेजोल्यूशन के जरिए इसे लागू भी करता है। बता दें, भारत को अस्थायी सदस्य चुने जाने के लिए मात्र 128 वोट चाहिए था। हालांकि भारत को पहले से उम्मीद थी कि बुधवार को सुरक्षा परिषद चुनाव में उसे आसानी से जीत मिल जाएगी। इसके साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र के शक्तिशाली 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। कमजोर शुरुआत के बाद गुरुवार को शेयर बाजार मजबूती से बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 2% से अधिक उछाल के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स ने 700.13 अंकों की छलांग लगाई और 34,208.05 के स्तर पर पहुंचकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 210.50 यानी 2.13% अंकों की शानदार बढ़त के साथ 10,091.65 के स्तर पर बंद हुआ। अगर सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो आज फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर हरे निशान पर बंद हुए, जैसे कि निफ्टी बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, मीडिया, मेटल, प्राइवेट बैंक, FMCG, PSU बैंक और रियल्टी इंडेक्स भी हरे निशान पर जाकर बंद हुए। हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के दृष्टिगत अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए 3 दिन यानी 72 घंटे से अधिक के ठहराव के लिए अंतर्राज्यीय आवाजाही को विनियमित करने का निर्णय लिया है। अब 3 दिन यानी 72 घंटे से अधिक के ठहराव के लिए हरियाणा में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को पोर्टल www.salalharyana.gov.in पर स्वपंजीकरण करवाना और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उन्हें इस पोर्टल पर अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। परिवार को छोड़कर कई पंजीकरणों के लिए एक ही मोबाइल नंबर के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। कारोबारी आगंतुकों को अपना विवरण देना होगा और वापसी की तिथि बतानी होगी। इसके अलावा उन्हें प्रदेश में उन लोगों का नाम, मोबाइल नंबर और पता भी दर्ज करवाना होगा जिससे वे मिलना चाहते हैं। प्रदेश में आने वाले आगंतुक अपने रिश्तेदारों और दोस्तों आदि के पास रुक सकते हैं। ऐसी स्थिति में आगंतुकों की मेजबानी करने वाले व्यक्ति को तत्काल उनके पहुंचने वाले दिन ही पोर्टल www.salalharyana.gov.in पर उनका विवरण दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। HMD ग्लोबल ने भारत में अपने नए फीचर फोन नोकिया 5310 को लॉन्च कर दिया है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो आगामी नोकिया 5310 न्यू मोबाइल नोकिया सीरीज 30+ सॉफ्टवेयर पर काम करता है। डिस्प्ले की बात करें तो नोकिया 5310 फोन में 2.4 इंच QVGA 240x320 पिक्सल कलर डिस्प्ले, ड्यूअल फ्रंट फेसिंग स्पीकर और कीपैड दिया गया है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक MT6260A प्रोसेसर के साथ 8 MB रैम और 16 MB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। माइक्रो SD कार्ड की मदद से स्टोरेज को 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है। बैटरी क्षमता की बात करें तो इस नोकिया फीचर फोन में जान फूंकने के लिए 1200 mAh की रिमूवेबल बैटरी दी गई है, जिसे लेकर यह कहा गया है कि यह सिंगल चार्ज पर 22 दिनों तक का स्टैंड बाय टाइम प्रदान करती है। नोकिया 5310 में फ्लैश के साथ बैक पैनल पर VGA कैमरा दिया गया है। नोकिया 5310 में कनेक्टिविटी की बात करें तो यह ब्लूटूथ वर्जन 3.0, माइक्रो USB पोर्ट और 3.5
हेडफोन जैक से लैस है। इसमें आपको वायरलेस FM रेडियो सपोर्ट भी मिलेगा। फोन के 3 कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, ब्लैक, रेड एंड ब्लैक और रेड। नोकिया 5310 2020 प्राइस की बात करें तो इस फीचर फोन की भारत में कीमत 3399 यानी लगभग 3400 रुपए तय की गई है। नोकिया 5310 सेल की बात करें तो इसकी बिक्री 23 जून को नोकिया इंडिया के ऑनलाइन स्टोर और अमेजोन पर होगी। अब बात आज के इतिहास की। दास कैपिटल के लेखक और समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने 19 जून 1843 में विवाह किया। पहला फादर्स डे वाशिंगटन में 19 जून 1910 को मनाया गया। मशहूर ब्रिटिश भारतीय लेखक और उपन्यासकार सलमान रश्दी का जन्म 19 जून 1947 को हुआ। भारतीय नेता और भारत की संसद के सदस्य राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल 5 जून 1986 से लेकर 19 जून 1987 तक तीसरी बार मुख्यमंत्री नियुक्त रहे। भारतीय सेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान ने 19 जून 2004 में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया था।